नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है लर्निंग। इसमें देखिए सारे कॉन्सेप्ट जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब हम पढ़ेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 ईयर के। सबसे पहले हम लर्निंग को समझ लेते हैं। लर्निंग जो होती है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है और वो चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड को डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। लर्निंग जो होती है वो बर्थ से लेकर डेथ तक चलती रहती है। आपका हर दिन जो होता है आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और ये हमारे अंदर एक होनी चाहिए भावना कि हमें लर्न करना है ताकि हमारी डेवलपमेंट हो। इंटरनल, पर्सनैलिटी, सोशल, मोरल, सब तरह की डेवलपमेंट हमें लर्निंग से ही मिलती है। हमें डिसीजन लेने का जो है राइट है, रॉन्ग है, ये मोरालिटी हमें मिलती है लर्निंग से ही। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में जैसे आप किसी भी साइंटिस्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं लेकिन उस साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। जैसे क्रो एंड क्रो किया, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड स्किल्स। कि लर्निंग जो है एक ऐसी मतलब वो है कि वो प्राप्त करना, हैबिट्स को चेंज करना, नॉलेज गेन करना, स्किल्स डेवलप करना, तो उस चीज़ को करना वो एक लर्निंग है क्रो एंड क्रो के हिसाब से। टॉर्नबेच के हिसाब से है लर्निंग इज शोन बाय द चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कि एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे जो है पर्सनैलिटी चेंज होती है, बिहेवियर चेंज होता है बंदे का। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो डिपेंडेंट है दूसरे पे। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप एडल्ट होते हैं, आपको पता लगना स्टार्ट होता है, मैच्योरिटी आती है आप में, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो सब कुछ जो होता है लर्निंग के वैसे ही होता है। लर्निंग क्या होती है? इज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, ये हमने पढ़ लिया। इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, एक बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना कि किस टाइप से हमें बिहेव करना है दूसरे के सामने, एक्सपीरियंसेस से हम क्या सीख रहे हैं, हमारे स्किल को कैसे डेवलप करना है। एंड कन्फर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेसेस, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जैसे एक टॉपिक है, मान लीजिए कोई भी टीचिंग टॉपिक है, तो टीचिंग टॉपिक के बारे में कोई पढ़ा रहा है तो हम यूँ सोच रहे हैं कि नहीं हमें तो इसके बारे में आता है। अरे आपको सुनना चाहिए, 100% आपको कुछ ना कुछ नए आइडियाज मिलते हैं, क्या पता उस टॉपिक में कुछ नई एडिशन हो तो आपको बेनिफिट करे। तो दैट इज अ कन्फर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस। आगे जो इसके करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता, एज इसमें मैटर नहीं करती है। आपकी स्किल्स, आपकी हैबिट्स, आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ती चली जाती है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को डेली मिलता है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल लर्निंग हमें तभी पता लगेगी जब किसी बंदे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। अब एक बंदा है जो हमेशा इस चीज़ को डिनाई करता रहता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना नहीं करना नहीं करना, लेकिन जब उससे उसकी बेनिफिट्स पता लगेंगे कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा। मान लीजिए खाना बनाने का है, अब जब तक हम खाना मान लीजिए टेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, लेकिन फिर भी हम उसी प्रोसेस से बनाए जा रहे हैं, जब तक हम उसका नया प्रोसेस सीखेंगे नहीं, चाहे अपने एल्डर से सीखें चाहे नेट के थ्रू सीखें, तो हमें जब तक मॉडिफिकेशन मिलेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी है वहाँ पे। तो जब तक हम न्यू लर्न नहीं करेंगे हमारी वो आदत, हैबिट चेंज नहीं होगी। देन है लर्निंग इज यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है लर्निंग किसी एक ही नेशन के लिए एक प्रोसेस है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड लर्निंग जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता रहता है, सबको एक्सपीरियंसेस देता रहता है। तो लर्निंग जो है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग का मतलब होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब जैसे चाइल्ड छोटा है, पैदा हुआ है, वो पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है, उसको कुछ नहीं पता कि ये किस क्या ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये गर्म है, ये ठंडा है, मुझे इसको छूना है, इसको नहीं छूना है, या मुझे यहाँ जाना है या मैं गिर जाऊंगा। तो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है। तो धीरे धीरे जैसे वो लर्न करता है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि वो कच्ची मिट्टी होता है बच्चा, उसे जैसे आप मोल्ड करेंगे, जैसा घड़ा आप बनाना चाहेंगे वैसा वो बन जाएगा। तो वो जैसे जैसे ग्रो करेगा तो वो लर्निंग के थ्रू अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को उसमें फिक्स करता जाएगा। लर्निंग जो होती है पर्पजिव होती है और गोल ओरिएंटेड होती है। बिल्कुल अगर हमारे लर्निंग का हमें ये पता है कि भी इस चीज़ को, अगर मान लीजिए आप पेपर का एग्जांपल लीजिए, अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ बिकॉज मेरे पेपर हैं, अगर पेपर नहीं होंगे तो मैं इसे क्यों पढ़ूंगी? क्योंकि एक गोल हमें सामने दिखना चाहिए, उसी की वजह से पर्पजली हमें लर्निंग आती है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सारे में यही बताया गया है, चाहे वो कुछ भी है, स्किल्स डेवलप हो रही है, मोरलिटी डेवलप हो रही है, मतलब ये प्रोसेस है डेवलपमेंट का। अब जैसे इसमें डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दो तरह की डेवलपमेंट होती है, एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अब मान लीजिए सोसाइटी में जो ये एक पिक पॉकेटर्स हैं या मतलब कुछ भी चुराने वाले बंदे हैं, चोर हैं, तो वो एक डेवलपमेंट तो हो रही है उनकी फील्ड में, लेकिन वो अच्छी लर्निंग नहीं है, उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग होनी चाहिए और सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें। देन लर्निंग इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल हम नए नए एक्सपीरियंस करके ही लर्निंग को सीख सकते हैं। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, उसी के अकॉर्डिंग अपने बिहेव को चेंज करना, दैट इज लर्निंग। लर्निंग जो है इसमें अचीविंग टीचिंग ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल अगर हम इस पे बात करते हैं स्कूल में लर्निंग की, तो वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव जैसे करिकुलम्स जो हैं, आपका इंटरेस्ट
है, आपके स्किल्स हैं, उनको डेवलप करने को लर्निंग बोलते हैं। ये आपके हेल्प करता है लर्निंग इस चीज़ को अचीव करने में। लर्निंग ट्रांसफरेबल है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ सीख ली तो आपको वो चीज़ उसमें कुछ एडिशन नहीं करना या वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है चेंज, ट्रांसफरेबल है। लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड, बिल्कुल आप अपने आप की भी सोचेंगे लर्निंग करते हुए कि भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, और सोसाइटी के हिसाब से भी कुछ चीज़ आप नई लर्न करते हैं। लर्निंग आपको ऑल अराउंडर बना देती है, बिल्कुल ऑलराउंडर बना देती है कि वो हर चीज़ में आपको चाहे वो आपकी सिर्फ डेवलपमेंट है या बैलेंस्ड कुछ भी चीज़, किसी भी फील्ड में आप लर्निंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एकेडमिक में ही कर सकते हैं। लर्निंग इज रिसर्च, ये एक रिसर्च है कि भाई आप रिसर्च कर करके, एक्सपीरियंस कर करके, प्रॉब्लम सॉल्व कर करके भी लर्न करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे फंडामेंटल प्रोसेस है लाइफ का कि भाई क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं है, इस टाइप से हम प्रोग्रेस करेंगे, तो ये चीज़ें हमें सिखाता है। लर्निंग क्रिएटिव है, एक्टिव है। लर्निंग इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल मतलब जहाँ पे आपकी थिंकिंग काम करती है, आपकी क्रिएटिविटी काम करती है, दैट इज इंटेलेक्चुअल। लर्निंग जो है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशनशिप है, और इसी पे आपकी कई सारी थ्योरीज हैं, टाइप्स जितने हैं इसके ये देख लीजिए। एनिमल लर्निंग होती है, ह्यूमन लर्निंग, जो एनिमल्स में हो वो एनिमल लर्निंग, ह्यूमंस में हो ह्यूमन लर्निंग। मोटर लर्निंग में क्या आता है, जैसे सेंसरी मोटर की आती हैं, जैसे कि सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस के थ्रू कुछ भी लर्न करना, उसे सेंसरी मोटर कहते हैं। परसेप्चुअल मतलब कि लर्निंग जो हैबिट एंड कॉम्प्लेक्स स्किल एक्वायर करे, जैसे कि आपकी डांसिंग है, साइकिलिंग है, राइटिंग है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है परसेप्चुअल में। आइडिएशन लर्निंग में परसेप्चुअल लर्निंग जो हमने पहले ही पढ़ ली है, परसेप्चुअल मोटर लर्निंग था, वो परसेप्चुअल लर्निंग मतलब जिसमें कुछ भी हो कि आप अपने सेंसेस के द्वारा कर रहे हैं, वर्ड्स बोल के कर रहे हैं, कुछ भी सिंबल्स लिख रहे हैं, किसी के द्वारा भी लर्निंग हो। देन कॉन्सेप्चुअल आपकी लर्निंग क्या होती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग कि भाई आपने कॉन्सेप्ट देख लिया अपने माइंड में और आप उसके बारे में सोच रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग क्या होती है, दैट इज अ रिसर्च वर्क, मतलब जैसे कि जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि आप अगर दुखी हैं तो हम आपकी सैडनेस को पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़, और खुशी है जैसे, तो वो चीज़ आती है आपकी इसकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में। एसोसिएटिव मतलब रिलेशनशिप थ्रू एक्सपेरिमेंट या किसी भी चीज़ से एक दूसरे से कनेक्ट करके उसे सीखना। वेरियस एस्पेक्ट जैसे कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव में वही आती हैं आपकी स्किल्स आती हैं, आपकी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती है कॉग्निटिव में, जहाँ आप थिंकिंग पावर को करते हैं। एटीट्यूडनल जहाँ पे एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ की बात होती है। लर्निंग बाय स्किल्स, ये भी स्किल्स मतलब ये पूरा जो है स्किल्स के द्वारा लर्न करना, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर में आता है आपका। इंटेलेक्चुअल लर्निंग बता दी मैंने, जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, रीजनिंग पावर जहाँ डेवलप होती है, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप कैपेसिटी होती है, वो होती है इंटेलेक्चुअल। एप्रिसिएशन मतलब जहाँ पे गुड बैड का आपको पता लग जाता है, वो होती है। इमिटेटिव लर्निंग मतलब जहाँ पे आप इमिटेट करते हैं, दूसरे की नकल करते हैं, जैसे कि ड्रामा है, कुछ भी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जहाँ पे आप में कैपेबिलिटी आ जाती है कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम मैं सोल्व कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन लर्निंग। ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में आता है कि लर्निंग की डेफिनेशन पूछ लिया आपने, तो लर्निंग की डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, जैसे क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन लिख दी है आपने, दूसरी स्किनर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इस टाइप से डेफिनेशन लिख के लर्निंग के बारे में थोड़ा सा बता के कि वो हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्रीज करती है, या उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में लिख दें, और फिर उसके बाद एक जो भी आपकी थ्योरी आए उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, तो और 16 मार्क्स का आपका डन हो जाता है। मतलब मैक्सिमम आप इस 5 पेज भरेंगे, दैट इज इनफ। तो अब सबसे पहले बिहेवियरिज्म क्या होता है, इस पे मतलब क्वेश्चन वैसे जनरली नहीं आया हुआ अभी, पर होता क्या है, रिप्रेजेंट ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि आपकी साइकोलॉजिकल नॉलेज होती है कि जानना, किसी इंडिविजुअल को जानना, कोई किस चीज़ की कंडीशनिंग लग रही है, कैसे आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, कैसे आपकी हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो वो आता है बिहेवियरिज्म में। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है। थ्योरी ऑफ लर्निंग में इसके आ जाते हैं कि जो रिलेशनशिप है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का, वो क्या है, कैसे होता है, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ लर्निंग इसमें 3 तरह की थ्योरीज आगे आती हैं, वो हम पढ़ते हैं, जो कि बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होती है आपकी। तो सबसे पहले है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ये बहुत इजी थ्योरी है, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे लर्न होने वाली थ्योरी है। इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोला जाता है। और ये जो लर्निंग होती है बाय सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, मतलब किसी पुरानी चीज को एक आगे वाली चीज से कनेक्ट करते रहना, उससे उनकी लर्निंग होती है। जैसे किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को किसी एक सिचुएशन में डाल दिया जहां उसकी पजलिंग सिचुएशन है, तो वो जो है वहां पे कई सारे एरर करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जब उसी ऑर्गेनिज्म को कई बार रिपीटेडली उसी सेम सिचुएशन में डाला जाएगा, तो उसके एरर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे और उसका रिस्पॉन्स जो है बढ़ जाएगा, उसकी लर्निंग जो है बढ़ जाएगी। तो अब इसका हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने रैट के ऊपर, कैट के, मंकी, चिकन एंड फिशेस के ऊपर किया था। तो इसमें जो है कैट अपनी नॉलेज कैसे गेन करती है वो देखा गया है।
कैट को एक केज में बंद किया है, कैट के पास अंदर एक लीवर है जिसको वो अगर पैर से या हाथ से प्रेस करेगी तो उसका गेट खुल जाएगा, और गेट खुलते ही बाहर क्या रखा गया है, फिश रखी गई है। तो ये एक पजल बॉक्स में ये बनाया गया है। तो इसमें फिश क्या काम रोल प्ले कर रही है, इसमें सब्जेक्ट जो होगी वो हमारी कैट होगी, जिसकी हमें लर्निंग देखनी है कैसे वो सीखती है। स्टिमुलस इसमें फिश हो गया, मोटिवेशन उसकी क्या है, स्मेल है, एंड ड्राइव क्या है, हंगर है। ये चारों चीजें काम करती हैं। अब वो बहुत ज्यादा जो है उतावली हो रही है बाहर आने के लिए, क्योंकि उसको फिश की जो खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है, वो उसको मोटिवेट कर रही है कि मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलूं। बट इस पजल बॉक्स में उसको पता नहीं है, वो स्क्रैच कर रही है, स्नैच कर रही है, जंप कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो लीवर प्रेस करते ही उसका वो खुल जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने किया नहीं है, इट्स अ फर्स्ट टाइम। तो जैसे ही उसको बाहर स्टिमुलस जो है, फिश जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, स्मेल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो लीवर उससे मान लीजिए 1000 प्रैक्टिस के बाद दब जाता है और वो खुल जाता है और वो बाहर आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये चीज रिपीटेडली होगी, सेकेंड टाइम भी वो थोड़ी बहुत गलतियां करेगी, थर्ड टाइम भी करेगी, लेकिन जब उसका 5वां 6ठा 7वां आगे टाइम आता जाएगा तो उसको ये पता है कि इस लीवर को प्रेस करते ही ये गेट खुलेगा और गेट खुलते ही मुझे खाना मिलेगा। तो ये चीज इसमें है कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कैसे मिलता है आपको। अगर आपका स्टिमुलस, देखिए इसमें कुछ चीजें हैं ध्यान देने वाली। सब्जेक्ट तो कॉमन है, स्टिमुलस भी मान लीजिए कॉमन है, लेकिन ड्राइव, अगर उसको भूख ही नहीं होगी तो वो क्यों ट्राई करेगी लर्न करने का, क्यों कोशिश करेगी बाहर आने का, चाहे उसे कितनी भी अच्छी स्मेल आती रहे। तो इसलिए इसमें काम करते हैं, ड्राइव भी काम करती है, मोटिवेशन मतलब उसकी खुशबू आ रही है तभी वो तड़प रही है एकदम, क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज और बाहर आने के लिए तड़प रही है। स्टिमुलस फिश रखी है इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगी। अगर ये सब चीजें नहीं हो तो उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी, फिर वो केज में ही रहेगी, वो इतना बाहर आने की कोशिश नहीं करेगी। तो ये है आपका थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट। अब असेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी का क्या है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब है कि ट्राई करते रहो, एरर होंगे तो उससे आपकी लर्निंग हो जाएगी। डेफिनेट गोल मतलब एक गोल डेफिनेट होना चाहिए कि मुझे अभी कैट के लिए गोल क्या था इसमें, कि फिश पानी है मुझे, दैट्स इट। तो ऑब्स्टेकल्स मतलब इसमें ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप अचीव करते जाएंगे अपने गोल को तो आप ऑब्स्टेकल्स जो हैं उन्हें पार करते जाएंगे। वेरियस रिस्पॉन्स, बिल्कुल जब एक हमने किसी को वो दे दिया, गोल दे दिया, तो उसमें वो रिस्पॉन्स भी करता रहेगा। रिस्पॉन्स कई बार यूजलेस भी हो सकते हैं, मीनिंगलेस भी हो सकते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल गोल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं उसे अचीव करने में अपने गोल को, कि कहीं ना कभी तो उसे चांस मिलेगा सक्सेस का। तो यही है चांस सक्सेस की, भाई या तो उसे बाई चांस भी मिल सकती है, लेकिन जब स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो अपनी वैरायटी ऑफ वेज देखेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो उसे सक्सेस मिल जाएगी। एलिमिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स, जो अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स हैं वो धीरे धीरे घटते जाएंगे। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्स, फिर उसके जो राइट रिस्पॉन्स मतलब उसको ये पता है कि ये लीवर दबाते ही मैं बाहर आऊंगी और गोल अचीव कर लूंगी, तो फिर ये उसके बढ़ते जाएंगे। अब थॉर्नडाइक के हिसाब से क्या था, लर्निंग जो है वो एक प्रॉब्लम, लर्निंग क्या है, सब्जेक्ट को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे दो और गोल दे दो कि भाई उसको लर्न करना है, अचीव करना है। सब्जेक्ट जो है ईगर हो, बहुत ज्यादा सीखने के लिए उत्सुक हो। अचीवमेंट गोल का आसान नहीं होता, लेकिन बिगनिंग में क्या है, सब्जेक्ट को पता नहीं है कि ये ट्रायल है, इसमें किस तरह से बाहर जाना है। ये बिल्कुल उसी के बेस पे ही है कि सब्जेक्ट धीरे धीरे पॉसिबल एफर्ट्स करता है, फिर वो अचीव करता है अपने गोल को, और गोल अचीव करने के बाद उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। अब इसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, सेटिंग गोल्स, गोल्स को सेट कर दीजिए, मोटिवेट कीजिए स्टूडेंट्स को कि उस गोल को अचीव कैसे करें, उनको बताइए कि आप गोल अचीव करेंगे तो आपको ये मिलेगा, स्टिमुलस दीजिए उन्हें। लर्निंग जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ऐसे नहीं आता कि एकदम चुटकी बजाई और आ गया। ईजी से डिफिकल्ट की तरफ भी, फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट, पहले आसान चीजें दीजिए बच्चों को, आसान प्रोजेक्ट दीजिए, धीरे धीरे उनको डिफिकल्ट की तरफ कीजिए। अगर आपने जाते ही पढ़ाई में, मान लीजिए आप 3rd क्लास को पढ़ा रहे हैं, जाते ही आपने कोई ऐसी चीज करवा दी जो उन्हें समझ आ ही नहीं सकती, तो आप स्टेप वाइज चलिए ताकि उन्हें वो चीजें समझ आए। एम्फेसिस ऑन एक्सरसाइजेस, ताकि वो असेसमेंट्स और लर्निंग उन्हें धीरे धीरे एक्सरसाइज, प्रैक्टिस नोटबुक्स ऐसे कुछ बनवाइए ताकि वो आसानी से सीख सकें। यूजफुल ऑफ मेंटली, मतलब ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो है धीरे धीरे सीखते हैं, तो उनके लिए यूजफुल है ये ट्रायल एंड एरर, कि भाई तुम ट्राई करते रहो, एरर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करती है, गुड हैबिट्स को डेवलप करती है, स्किल डेवलप करती है, सेल्फ लर्निंग को डेवलप करती है। और लर्निंग बाय डूइंग, कि आप खुद कीजिए, करते करते आप सीख जाएंगे। क्रिटिसिज्म बहुत हुआ इसका, कि इसको कहा गया कि ये जो है यूजलेस एफर्ट्स है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। डिस्क्रिप्टिव है कि भाई सब्जेक्ट ने लर्न कर लिया, ये तो बता दिया, लेकिन किस तरह से लर्न किया एक्सप्लेन नहीं किया। लर्निंग इज मैकेनिकल, कि भाई इसमें मेंटल स्किल्स को कोई रोल नहीं दिया गया है, मैकेनिकल बता दिया गया है कि सिर्फ करो और सीख जाओ।
देन रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, वही ऊपर वाला ही आ गया कि रट्टाफिकेशन टाइप है ये। कोलर ने इसको क्रिटिसाइज किया कि इम्पॉसिबल टू लर्न विदाउट इनसाइट, की भी कोई आपका अगर लक्ष्य नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आपके लर्निंग का कोई वो नहीं है। देन लॉ ऑफ लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में क्या आता है, जिसमें कि लॉ ऑफ रेडीनेस आता है। रेडीनेस में क्या है, फिजिकल एंड मेंटल प्रोग्रेस होती है इसमें। ये देखिए क्या है, इस बेसिस ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, इस बेसिस ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग किसके, कि भाई आप तैयार हैं कुछ भी नया सीखने के लिए, किसके बेसिस पे, मतलब कि किसी चीज को एक बेस लेके आप तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, वो कहती है रेडीनेस ऑफ लर्निंग। कि लॉ ऑफ रेडीनेस यही है कि अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए ताकि वो रेडी हों सीखने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, उनका इंटरेस्ट लाइए। पढ़ाई की बात हो रही है यहाँ पर कि पढ़ाई में, एकेडमिक में उसका इंटरेस्ट लाइए। जैसे कैट को एक इंटरेस्ट दिया गया, एक स्टिमुलाई दिया गया, उसको रेडी किया गया उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो इसके लिए लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब यही है कि अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए, उनका इंटरेस्ट डेवलप कीजिए ताकि वो इस चीज में अचीवमेंट में लर्निंग को कर पाएं। नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि किसी चीज को आप बार बार करके देख रहे हैं, और एक्सरसाइज की मतलब रिपीटिशन, आप उसको चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा और आपको वो चीज अचीव हो रही है। तो इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज में या प्रैक्टिस कर करके देख रहे हैं, तो इसमें क्या आती है, लॉ ऑफ यूज आता है, लॉ ऑफ डिसयूज आता है। यूज में क्या है, स्टिमुलेशन से आपको रिस्पॉन्स मिला, ये कनेक्शन है इनके बीच में, तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। लॉ ऑफ डिसयूज में आता है कि स्टिमुलेशन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है उन दोनों के बीच में, तो उससे स्ट्रेंथ कम होगी। मान लीजिए कि अब ये है कि जो कैट है उसको भूख ही नहीं है, उसको हंगर नहीं है इस टाइम, तो उसको वो स्टिमुलस कोई काम नहीं आएगा इस टाइम। और यहाँ पर क्या है, सिचुएशन और रिस्पॉन्स काम आए तब वो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाता है, तो वो आता है लॉ ऑफ यूज में, एंड लॉ ऑफ डिसयूज है ये। देन इसके आगे बता रखा है इसके जो फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स बनाइए, एरिडिक्शन ऑफ बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए, जैसे नेल बाइटिंग है, अंगूठा चूसना है, ये टाइप की। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कीजिए, अपनी हैंड राइटिंग को अपनी इंप्रूव कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक में है तो पढ़ाई में अच्छे रहें, डांस में कीजिए, सिंगिंग में कीजिए, म्यूजिक में कीजिए, स्पोर्ट्स में कीजिए, तो ये स्किल डेवलपमेंट होते हैं आपके। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट आपका क्या है, इसमें जो है सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन की बात की गई है। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप डिससेटिस्फाई हैं उस चीज़ से। तो इसमें अवॉर्ड एनकरेजेस की बात की गई है कि आप जैसे कि लर्निंग एंड पनिशमेंट रिवर्स, कैसे कि जैसे कि आप कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो आपको ये बताया जाएगा कि आप ये चीज़ अच्छी करेंगे तो आज आपको चॉकलेट मिलेगी, तो मतलब बच्चे को वो रिवॉर्ड मिला तो उसकी लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो और कोशिश करेगा उसको करने के लिए। या फिर आप ये कहें कि इस बार जो असाइनमेंट आपके हो रहे हैं इसके नंबर आपके फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे, तो वो स्कूल के टेस्ट में भी, जो सिंपल टेस्ट होते हैं क्लास के, उनके लिए भी ज्यादा मेहनत करेगा। तो वो होती है लॉ ऑफ इफेक्ट कैसे डाल रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये एजुकेशन पे कैसे असर डालती है, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब अच्छे एक्सपीरियंस मिलता है उन्हें, जो कि आप उनके लिए बहुत ही सुखदायी टाइप होता है। इमोशंस पे इफेक्ट डालती है। देन इजी से डिफिकल्ट की तरफ आती है। नोवेल्टी है, एडिक्शन ऑफ डेलिकेट बिहेवियर, एंड प्रेज एंड एनकरेजमेंट, कि भाई ये मैंने लास्ट में बताया आपको, प्रेज एंड एनकरेजमेंट, चाहे उनके लिए क्लैपिंग करवा दीजिए, चाहे उनको चॉकलेट दे दीजिए, मतलब कोई छोटी सी चीज़ भी अगर बच्चे के लिए टीचर करती है तो उसे और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं इस चीज़ को और बेटर करूंगा, तो मैम नेक्स्ट टाइम मेरी फिर से क्लैपिंग करवाएगी और मेरे लिए जो है चॉकलेट लेके आएगी। नाउ नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ये हमारे प्राइमरी लॉज में चल रहे थे लर्निंग के, अब सेकेंडरी लॉ आ गए हैं। सेकेंडरी लॉ में सबसे पहले हम इसमें देखिए, बुक में जो है अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं, ये हम इसे स्टेप वाइज पढ़ते हैं। स्टेप वाइज मतलब सबसे पहले लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब बिगिनिंग कैसी होती है। देखिए यूं कहते हैं ना, सब ये बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो बिगिनिंग स्टेज होती है, आप उसमें क्या है, इंप्रेशन अपने परमानेंट कर लेते हैं। टीचर और बच्चा जो होता है वो बहुत सीरियस होता है स्टार्टिंग में, अगर उसको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ आ रहे हैं, स्टार्टिंग में इजी लग रहे हैं, तो वो डिफिकल्ट को भी आसानी से कर लेगा। लेकिन प्राइमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आप बच्चे को क्या डिलीवर कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिसेंसी का मतलब है रिवीजन। जैसे बच्चा बुक्स की, जैसे हम पेपर होता है, पेपर से पहले तक हम रिवीजन करते रहते हैं कि हमें हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, रिवाइज करते रहना, तो वो होता है रिसेंसी, कि भाई आप रिवीजन करते रहें अपनी चीजों की, बार बार रिवाइज करते रहें, तो वो चीज आपको पक्की लर्न हो जाएगी। लॉ ऑफ इंटेंस ऑफ स्टिमुलस,
इसमें क्या होता है कि अगर स्टिमुलस आपका बहुत इंटेंस है तो आपको रिस्पॉन्स भी इंटेंस ही मिलेगा, अगर स्टिमुलस वीक है आपका तो आपको रिस्पॉन्स भी वीक ही मिलेगा। तो इसमें क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे फिश रखी है और वो ताज़ी नहीं है या उसमें से अच्छी खुशबू नहीं आ रही है, तो उतनी कोशिश कैट नहीं करेगी। अगर यहाँ पर फ्रेश फिश रखी है और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई और कैट हंगरी है, तो वो हर तरह के हाथ पैर मारेगी उस चीज़ को बाहर अचीव करने के लिए, लर्न करने के लिए। तो इसमें यही बताया गया है कि आपका जैसा स्टिमुलस होगा वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। देन है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब कि बार बार कोशिश करें ताकि आप फाइनल गोल पे अपने पहुंच जाएं। देन है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। अपना एक इंटरेस्ट मीन्स कि आप कितना उस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, उस टास्क को करना चाह रहे हैं, तो तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है उसको इंग्लिश लैंग्वेज से हेट है तो वो इतनी जल्दी उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। अगर किसी में इच्छा है, अंदरूनी इच्छा है, उसका मतलब इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो वो उस चीज़ को जल्दी से अचीव कर सकता है। देन आपका नेक्स्ट अगला आता है लॉ ऑफ एनालॉजी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि पिछली सिचुएशन में कोई नई चीज आप ऐड करके सीख सकते हैं। ये नहीं कि आप एक धारणा बना लें कि मेरी तो इस चीज में पक्की नॉलेज है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई नई चीज सीखने को मिल रही है तो उसमें आप सीख के ऐड करके और फिर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। देन है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी का मतलब पार्शियल, जैसे नेम से पता लग रहा है कि भाई कोई अगर चैप्टर, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर चैप्टर बहुत टफ है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे पार्ट्स में बांट सकते हैं। आपको मान लीजिए एक दिन में कंप्लीट करना है वो 10 पेज का चैप्टर, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप डेली क्या करेंगे, 2-2 पेजेस करवाएंगे ताकि बच्चों को वो अच्छी तरह समझ आए। तो पार्शियल का मतलब है कि उन्हें पार्ट्स में लर्न करवाना। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब है कि जैसे जानबूझ के आपके स्टिमुलस को शिफ्ट कर देना ताकि आपको और अच्छी लर्निंग हो। मान लीजिए फिश है और कैट है यहाँ पर, तो कैट जो है फिश के लिए, कैट जो है वो फिश के लिए ट्राई कर रही है कि वो बाहर आएगी और फिश खाएगी। लेकिन मान लीजिए फिश, कैट जो है वो आ तो गई है बाहर, उसे स्मेल भी अच्छी आ रही है और खुशबू भी, लेकिन उसे फिश दिखाई नहीं दे रही। फिश जो है हाइट पे टांग दी है, तो वो उसके साथ एक और एडिशन कर देगी, मतलब एसोसिएट शिफ्टिंग कर देगी अपनी लर्निंग में कि मुझे बाहर भी निकलना है और मुझे जंप भी करना है ताकि मैं फिश को पा सकूं। देन है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ये आपको पहले ही बता दिया मैंने, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस वही सेम दोबारा आ गया है कि भाई आपका अगर स्टिमुलस वीक है तो रिस्पॉन्स भी वीक होएगा, स्टिमुलस अगर इंटेंस है तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी इंटेंस होएगा। तो इसमें जो है बच्चे क्या समझते हैं कि कैसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से हमें कैसे निकलना है, हमें क्या चीज वो मिलने वाली है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देना है। तो ये आपका था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आपकी आती है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये क्या होती है, कंडीशनिंग क्या होती है, कंडीशनिंग जो होती है बिहेवियर में चेंज, आपकी एक हैबिट डेवलप करना, उसे कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब कंडीशनिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियरिज्म। जैसे आपकी पहले वाली थ्योरी थी थॉर्नडिक की, उसमें क्या किया, कैट को एक स्टिमुलस दिया गया, उसने अपने सेंस ऑर्गन से पता लगाया कि भाई ये मेरा खाना है, मुझे खुशबू आ रही है और मुझे चाहिए बिकॉज मैं हंग्री हूं, तो ये उसको रिस्पॉन्स दिया उसने और वो निकल गई बाहर। इसमें क्या है, स्टिमुलस एंड स्टिमुलस दो चीजों का है, जैसे कि एक नेचुरल स्टिमुलस, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया, तो ऑर्गेनिज्म कैसे उसको रिस्पॉन्स करेगा वो इसमें आएगा। तो इस थ्योरी के नाम क्या क्या है वो देख लीजिए। लर्न्ड बिहेवियर भी बोला जाता है कंडीशन थ्योरी बिहेवियर को, और इसे बोला जाता है आपका लर्निंग बाय कंडीशनिंग या कंडीशनिंग रिस्पॉन्ड थ्योरी। ये दो नाम है इसके। देन पेवलव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक डॉग है, डॉग के गले में उसने जो है जहां से सलाइवा निकलता है वहां पर एक पाइप डाल दी और वो जाके कनेक्ट कर दी कि वो मेजर हो जाए। तो ये जब डॉग को एक नेचुरल स्टिमुलस दिया गया, मतलब फूड, जब वो हंग्री था और उसको फूड दिखा तो वो नेचुरल स्टिमुलस है कि उसके आते ही उसने रिस्पॉन्स दिया, सलाइवा सिक्रीट होने लग गया, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो ये देना स्टार्ट किया तो वो जो है उसका इकट्ठा हुआ और वो उसने मेजर कर लिया। देन उन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल मतलब कि एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया जो कि था आपका बेल एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। वो जब दिया गया और 8-9 टाइम वो दिया गया और उसके बाद उसको खाना आ जाता था जो कि नेचुरल स्टिमुलस है। तो डॉग ने जब ये देखा कि भाई ये बार बार ऐसा हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, बार बार किया उन्होंने। पहले तो डॉग का कोई भी इस पे जो है कंडीशनिंग नहीं हो रही थी, वो खाने को देख के ही राल टपका रहा था, बेल को बजने पे कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसको देखा कि ये 8 से 9 बार ऐसा ही हुआ है कि बेल बजती है शुरू में कुछ सेकंड्स की और उसके तुरंत बाद खाना आता है, तो उसका धीरे धीरे क्या हो गया, जो हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस था उससे भी उसने नेचुरल रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसकी राल टपकनी स्टार्ट हो गई और खाना अभी तक नहीं आया था, तो आर्टिफिशियल जैसे ही बेल बजती थी और फिर वो अपनी राल टपकाना शुरू कर देता था कि अब मेरा खाना आने वाला है।
में ये निकलता है कि जब नेचुरल स्टिमुलस दिया गया, मतलब अनकंडीशनड था वो, उस पर कोई कंडीशन तो थी नहीं, फूड एक नेचुरल स्टिमुलस था उसके लिए, तो उसकी नेचुरली जो है रिस्पॉन्स आ गया उसका, मतलब अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ गया कि सलाइवा सिक्रीट हो रहा था। तो ये था बिफोर कंडीशनिंग। फिर कंडीशनिंग के दौरान, ड्यूरिंग कंडीशनिंग की, अभी हम उसकी हैबिट को चेंज करना चाह रहे हैं और उस पर एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे कि कंडीशनड स्टिमुलस कौन सा है, बेल है, कि भाई हमने एक ऐड किया है कंडीशन स्टिमुलस, और नेचुरल स्टिमुलस कौन सा है, फूड है, जो कि अनकंडीशनड है। जब हमने उन दोनों को मिक्स किया तो उसका क्या आया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया कि भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन जब हमने उसी चीज को रिपीट करते रहे, बार बार रिपीट करा इसी प्रोसेस को, तो आफ्टर कंडीशनिंग या रिपीटिशन आप बोल सकते हैं, तो क्या हुआ, तो नेचुरल जो आपका स्टिमुलस था उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, जो कि आपका आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, कंडीशन स्टिमुलस था, उसी से जो है उसकी डॉग ने राल टपकाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि रिपीटेशन से बार बार उसे ये पता लग गया कि अभी बेल बजेगी तो मेरा खाना डेफिनेटली आएगा। तो ये एक उसने साइन बना लिया, अपनी हैबिट बना ली कि बेल बजते ही, एक कंडीशन है कि बेल बजते ही मेरा खाना आ जाएगा, तो उसको जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स उसने दिया। देन इसमें कुछ फिनोमिना है, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, पॉजिटिव रिलेशन है इंटेंसिटी एंड रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस में। देन है रीइंफोर्समेंट, बार बार कोई चीज होगी तो वो चीज ज्यादा पक्की और स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी दिमाग में। साइमल्टेनियसली स्टिमुलस, देन उसके बाद एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब क्या है कि अगर आपने बेल बजाई, खाना आया, अगर 20 दिनों तक आपने ऐसे किया कि बेल तो बजा दी लेकिन खाना नहीं आया, तो वो उस चीज को भूल जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि मान लीजिए 20 दिनों से खाना नहीं आया था बेल बजने के बाद, लेकिन अचानक से एक दिन बेल बजती है तो उसकी राल टपकनी शुरू कर दी, दैट मीन्स उसके अचानक से कुछ रिकवरी हुई माइंड में। देन है इनिबिशन, देन है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब ये, जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि हर चीज, हर बेल उसे कॉमन लगे। मान लीजिए कोई डोर बेल बजा रहा है, वो भी उसे लगे कि मेरा खाना आने वाला है। कोई गाड़ी की बेल बजा रहा है, कोई साइकिल की बेल बजा रहा है, तो वो हर चीज को एक दूसरे से कोरिलेट करके उसको पता ना लगे और वो उस पर अपनी राल टपकानी शुरू कर दे, तो वो होती है जनरलाइजेशन। देन है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उसको नहीं पता है कि मेरा परफेक्ट जो स्टिमुलस है वो यही वाली बेल है जो इस तरह से बजेगी और इस टाइम बजेगी। डोर बेल, साइकिल की बेल या कोई भी बेल है बाहर बज रही है, तो उसको उनसे डिफरेंशिएट कर पाता है। मोटिवेशन तो हर चीज में, कंडीशन जो है वो अफेक्ट करती है मोटिवेशन आपकी, कि भाई आप कितने मोटिवेट है उस चीज को पाने के लिए। रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन बहुत जरूरी है इस कंडीशन के लिए, कि कोई भी कंडीशन अगर आप दे रहे हैं तो रिपीटेशन उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार जब आप वो चीज को करेंगे, सामने पिक्चर बना देंगे, तो उस चीज को रियल मानने लग जाएगा वो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज है। यही हमारी पढ़ाई में होता है। तो क्रिटिसिज्म भी हुआ इसका। क्रिटिसिज्म ये था कि अनसक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग हायर थॉट्स और अनसक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग वॉलेंटरीली एक्टिविटी। थॉट प्रोसेस जो है इसमें एक्सप्लेन करने में फेल हो गए वो, कि वो सोच क्या रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। देन रिपीटेशन, और रिपीटेशन बार बार जो होती है वो किस लिए हो रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू। लर्निंग जो है इसमें टेम्परेरी है, पक्की नहीं है, कि थोड़े टाइम तक अगर उसने बंद कर दिया वो करना तो फिर वो भूल जाएगा उसको। और इट इज मोर अप्लाइड ऑन चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। देन आते हैं आपके फैक्टर ऑफ कंडीशनिंग। फैक्टर कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप क्या होगा, टाइम विद टू स्टिमुलाई, टाइम देखना है उसका, टू स्टिमुलाई के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा। इंटेंसिटी कैसी है स्टिमुलस के साथ, रिपीटेशन कितनी हो रही है। देन उसके बाद जो एनवायरमेंट है वो कंट्रोल्ड है कि नहीं है, हमारे हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब कि उसे भूख है भी या नहीं, या ऑब्स्टेकल्स उसके कैसे हैं एनवायरमेंट के हिसाब से, किस तरह से वो उन चीज को रिवर्ट कर रहा है, वो आपका कंट्रोल्ड एनवायरमेंट होता है। मतलब जैसे कि हम क्लास में कुछ भी करवा रहे हैं, मान लीजिए एक टीचर जो है पोइम गवा रही है, लेकिन अगर क्लास में हु हल्ला मचा हुआ है, डिस्टर्ब ज्यादा कर रहे हैं, तो वो किसी को समझ नहीं आएगी। तो वही होता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो होता है आर्टिफिशियल, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब उसकी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसके माइंड में बैठ जाए, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके दिमाग में बैठ जाए। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जैसे कि अगर जो डॉग है उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो फिर उसका इंटरेस्ट क्यों आएगा खाने में, और फिर उसका रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, सलाइवा भी नहीं सिक्रेट होगा। तो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी होनी बहुत अच्छी जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स हमें कितने देने हैं, कितने करने हैं, वो उस चीज पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है। ये चीजें सब आ गई है इसमें। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी? ये दी थी आपकी B.F. स्किनर ने, एंड ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और जो ये थे ये थॉर्नडाइक की थ्योरी से बड़े मतलब प्रभावित हुए कि उनके बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी दी। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी वो SR थी, मतलब स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आता था, यहाँ पे रिस्पॉन्स से स्टिमुलस आएगा उसका। तो ये भी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। रिस्पॉन्स से स्टिमुलस कैसे आता है वो इनकी थ्योरी को हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा आराम से। तो इसमें क्या है, लर्नर जो है वो एक्टिव है,
अभी तक लर्नर जो है वो पैसिव रोल प्ले कर रहा था, अब लर्नर जो है वो एक्टिव है इसमें। तो इंस्ट्रूमेंटल किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके वर्क पे। आपने अच्छा वर्क किया है तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपने बुरा वर्क किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये इस चीज पे आपको स्टिमुलेट किया जाता है। तो ऑपरेंट जो थे इनका कहना ये था कि ये स्टिमुलस, ये थ्योरी बेस्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे, और इनका ये मानना था कि ये रीइंफोर्समेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे कि रीइंफोर्समेंट यानी रिवॉर्ड्स की प्रक्रिया होनी चाहिए, तभी जो है एक बंदा डिजायर्ड बिहेवियर को अचीव कर सकता है। अगर हम किसी बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है रिस्पॉन्स देने की, अच्छी तैयारी करने की। अगर एक बच्चे ने अच्छे मार्क्स गेन किए, मैडम ने उसे चॉकलेट दी और या फिर उसके लिए क्लैपिंग करवाई, तो नेक्स्ट टाइम वो और अच्छी तैयारी करेगा अपने एग्जाम्स के लिए और अच्छा रिस्पॉन्स देगा अपने टीचर को। तो ये होता है, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट को बहुत ज्यादा महत्व दिया इसमें। तो अब इनकी थ्योरी क्या थी, थ्योरी में ये था कि एक पिंजरा है, ये स्किनर बॉक्स कहलाया गया, पजल बॉक्स नहीं, स्किनर बॉक्स कहलाया गया। इसमें कहीं खाना नहीं दिख रहा है, सामने रैट है, इसमें रैट और पिजन पे किया था इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट। कहीं खाना नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लीवर है जिसको ये प्रेस करेंगे तो ये ढक्कन खुल जाएगा, और ये खुलते ही जो है ना इसके अंदर खाना गिरेगा, और खाना गिरते ही फिर वो चूहे को मिल जाएगा। लेकिन चूहे को ये चीज पता नहीं है, वो हंगरी है, तो वो चीजों को स्नैच कर रहा है, जंप कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कर रहा है। हाँ, उसको अभी उतना जो है इच्छा नहीं है, लेकिन उसको बाहर जाने की इच्छा है कि उसको कुछ खाना है और कुछ फाइंड आउट करना है। उसको नहीं पता है कि अगर मैं करेक्ट लीवर दबाऊंगा तो मेरे पास खाना आएगा। तो उसका जब वो बहुत ज्यादा इस चीज को ट्राई करता रहता है, तो जैसे ही उसका पैर लीवर पे पड़ता है तो उसके बाउल में खाना आ जाता है अंदर, और खाना आते ही वो सेटिस्फाई हो जाता है। देन उसे याद नहीं है कि उसने कौन सा प्रोसेस किया था, फिर वो इसी चीज को रिपीटेड करता है। तो दैट मीन्स कि जो लर्नर है वो इसमें एक्टिव है, वही सब कुछ कर रहा है, और जो आपका रिस्पॉन्स है वो पहले रिस्पॉन्स दे रहा है चूहा आपको कि वो लीवर को दबाएगा, देन उसके बाद उसको स्टिमुलस मिलेगा। तो ये चीज इस थ्योरी में बताई गई है। तो इसमें जो है रैट और भी एक्टिव होता जाता है, जैसे जैसे वो खाने को, मतलब उसे खाना मिलता रहता है, तो फिर वो क्या करता है, वो एक सिचुएशन ऐसे अचीव कर लेता है जबकि वो लीवर दबाता है और खाना उसके पास आ जाता है। तो ये चीजें हैं। देन स्किनर ने इसमें 2 टाइप के बिहेवियर बताए, जैसे कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर एंड ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनिज्म हैज नो कंट्रोल ओवर दी हिज बिहेवियर, कि भाई ऑर्गेनिज्म का कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। जैसे कि ये पेल्वो की थ्योरी में हुआ था कि भाई डॉग का कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो जैसे ही खाने को देखता था उसका सलाइवा टपकना स्टार्ट हो जाता था, उसका खुद का कंट्रोल नहीं है उस चीज पे। जैसे कि मान लीजिए रिस्पोंडेंट बिहेवियर में एक इजी एग्जांपल देती हूँ, दूध रखा है आपने गर्म करके, हमारी जैसे ही उस पे हाथ टच होएगा हमारा अपने आप से हाथ पीछे हो जाएगा, तो वो हमारा रिस्पोंडेंट बिहेवियर होता है। या जैसे किसी को सुई लग गई, सुई लगते ही तुरंत वो अपना हाथ पीछे करेगा, ऐसा तो नहीं है सुई के अंदर गड़ाता रहेगा या गर्म दूध पे लगाता रहेगा, तो वो होता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जो इमीडिएटली आता है, अपने आप आता है, मतलब उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है, ये एक्सटर्नल होता है, ठीक है, और ये डिफरेंट होता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर से। ये डायरेक्ट स्टिमुलस के द्वारा कंट्रोल में नहीं होता है, डायरेक्ट स्टिमुलस के कंट्रोल में नहीं होता। इसमें एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपकी फोन की बेल बज रही है, आपको उठाना है नहीं उठाना है वो आप पे डिपेंड है, मतलब आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि वो तुरंत हो जाएगा या करना पड़ेगा, उसमें आपके पास सोचने का टाइम है, आपको वो रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना है, ये होता है। देन ऑपरेशन, इसमें क्या है, शेपिंग मतलब कि जैसे कि किसी भी चीज को एक आकार देना, उसका मतलब है शेपिंग। कि जैसे बच्चा है, बच्चे को कुछ नहीं आता, वो एक क्लीन स्लेट है, तो उसको जैसे जैसे आप लर्न करवाएंगे, प्रैक्टिसेस करवाएंगे, वो उतना ही अच्छा लर्निंग करेगा और उतना ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स देगा आपको। तो मतलब शेपिंग है ये कि आप उसको बार बार अच्छी तरह से अच्छी हैबिट्स डालेंगे तो वो बच्चा गेन करेगा। हाँ, जरूरी नहीं है, जैसे एक छोटा बच्चा, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि उसको आप कहते हैं कि सुबह आपको 6 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, और वो अगले दिन उठकर रो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको अगले दिन उठते ही चॉकलेट देते हैं, उसको ये पता है मुझे 7 बजे मैं उठूंगा तो मुझे उठते ही चॉकलेट मिलेगी या चॉकलेट मिल्क मिलेगा, जो भी उसकी फेवरेट चीज है, तो वो उसको एक हैबिट बनाने में कामयाब हो जाएगा, रिस्पॉन्स देने में कामयाब हो जाएगा। एक्सटेंशन कि मतलब जब तक वो लीवर प्रेस कर रहा है रैट और उसके पास खाना आ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे वो लीवर प्रेस करता है, अगर उसके पास खाना नहीं आएगा तो 10 टाइम्स अगर नहीं आया तो वो उस चीज को छोड़ देगा करने के लिए। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जो हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो चीज वो भूल गया है अगर वो एकदम से तुरंत से याद आ जाए और उसने लीवर दबाया, खाना आ गया, तो वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहलाती है। रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, दोनों का मतलब है कि जैसे कि पॉजिटिव में क्या होता है कि टीचर जो है वो आपने अच्छा काम किया आज तो आपके लिए क्लास में क्लैपिंग करवा दी, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि बच्चे को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस चीज को बार बार उसके लिए क्लैपिंग करवाई जा रही है कि उसको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि भाई वो स्ट्रांग बन जाएगा आप इस चीज में अपने रिस्पॉन्स देने में। नेगेटिव में क्या होता है कि जब उसको अगर स्टिमुलस नहीं मिलता तो मान लीजिए उसको पेन दिया जा रहा है, लेकिन दिया किसके लिए जा रहा है, उसके गोल को अचीव करने के लिए दिया जा रहा है, मतलब पनिशमेंट दी उसको उसके गोल को अचीव करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैडम ने कहा कि आज होमवर्क नहीं करके आपको मुर्गा बनाऊंगी मैं,
तो है उसकी बेटरमेंट के लिए कि भी कल वो होमवर्क करके आए, लेकिन वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो ये होता है जनरलाइजेशन, मतलब कि हर चीज जो है सिमिलर लगे उसे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो डिफ्रेंशिएट कर पाए। शेपिंग द बिहेवियर है, एलिमिनेशन ऑफ फियर है कि भी उसके बिहेवियर को जो है एक शेप मिल रही है कि हैंड राइटिंग सुधारो, आपके स्किल्स इंप्रूव करो। ये बच्चों के लिए एजुकेशन की वजह से देखा जा रहा है। एलिमिनेशन ऑफ फियर, उसको जो है ऐसा एनवायरमेंट दिया जा रहा है, इतना प्लीजेंट एनवायरमेंट स्कूल में दिया जा रहा है, पीसफुल एनवायरमेंट दिया जा रहा है कि उसका खुद मन करे आने का और वो फियरफुल ना महसूस करे, वहां पर बहुत ही आजाद महसूस करे। रेनफोर्समेंट मतलब वही रिवॉर्ड्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देन उसके बाद आपके इजी टू डिफिकल्ट, ये हर किसी में यही सेम कंडीशनिंग है। इजी टू डिफिकल्ट मतलब आसान टास्क से स्टार्ट करके आप डिफिकल्ट तक दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को। रिपीटिशन जितनी करवाएंगे, रिवीजन जितनी करवाएंगे, उतनी ही वो चीज पक्की होती जाएगी। वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वैल्यू को इंक्रीज करता है। प्रोग्राम्ड लर्निंग की, उनको ये चीज पता हो कि भाई आपको ये आप में ये कैपेबिलिटी है, आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं, मींस आप ये कैरिकुलम फॉलो कर सकते हैं, तो वो चीज़ एक प्रोग्राम हो उनके लिए, मतलब पहले से ही डिसाइड हो। स्मॉल स्टेप्स मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर एक दिन में ही खत्म करवा दिया। सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उनको अपने स्टूडेंट उसके ऊपर लेकर। क्रिटिसिज्म हर किसी थ्योरी में रहा है, इसमें भी क्रिटिसिज्म रहा है कि अप्रोप्रिएट नहीं है नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकर। नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। ये जो है इनकेपेबल है मेजर करने के लिए कैपेसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ अपनी जो है इंट्रेंसिक कैपेबिलिटी की इंपॉर्टेंस नहीं है, स्किल्स की इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसके लिए वो है। इट इज़ ट्रीटेड एज अ मशीन, ये मशीन की तरह काम कर रहा है, इसमें कुछ अपनी थिंकिंग या ओरिजिनलिटी नहीं आई है। डेप्थ ऑफ माइंड के लिए कुछ भी वो सोच नहीं रहा है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब डिफरेंस इसमें आ जाता है कई बार 4 मार्क्स में भी कि ऑपरेंट एंड क्लासिकल में डिफरेंस क्या है। देन में डिफरेंस क्या आता है, सबसे पहले तो ये पेल्विन ने दी थी, ये स्किनर ने दी थी, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका नेम बता सकते हैं किसने किसने ये दी थी। वो ये जो है ये अफेक्टेड होती है स्टिमुलस से, ये अफेक्टेड होती है रिस्पॉन्स से। ये जो होती है ये हर टाइम रिवॉर्ड नहीं देती है, ये हर बार रिवॉर्ड देती है अपने जो भी ऑब्जेक्ट होता है अपना या सब्जेक्ट होता है उसको हर बार रिवॉर्ड मिलता है ऑर्गेनिज्म को, ये हर बार रिवॉर्ड नहीं देती है। इसमें जो है आपकी ऑर्गेनिज्म का जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है सिचुएशन को, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये इनर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है, ये एक्सटर्नल बिहेवियर दिखाती है ऑर्गेनिज्म का। ये ऑर्गेनिज्म इसमें हमेशा पैसिव रहता है, मतलब एक्टिव रोल प्ले नहीं करता, उसके सामने खाना है इसलिए वो ट्राई कर रहा है। इसमें जो है जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव रहता है, मतलब उसको रिवॉर्ड उसके बाद मिलता है, हर एक्ट के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव रहेगा। इसमें जैसे जैसे स्टिमुलस उससे रिमूव किया जाएगा तब भी वो मतलब जैसे अगर कोई आर्टिफिशियल स्टिमुलस है या ओरिजिनल स्टिमुलस अगर उसके के सामने से हटा दिया जाएगा तब भी वो अपना रिस्पॉन्स देगा। और इसमें जो है स्टिमुलस जो है दोनों स्टिमुलस जो है वो कॉन्टिन्यूसली मतलब साइमल्टेनियसली प्रेजेंट रहते हैं। इसमें जो है आपको रिवॉर्ड जो मिलता है, रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट पहले ही मिल जाता है, डॉग के रिस्पॉन्स देने से पहले ही मिल जाता है। इसमें जो है पहले रिस्पॉन्स देगा वो बंदा, फिर उसे रिवॉर्ड किया जाएगा, मतलब रैट पहले लीवर दबाएगा तब उसे खाना मिलेगा। ये जो होती है स्टिमुलस बेस्ड कंडीशनिंग होती है और ये जो होती है रिस्पॉन्स बेस्ड कंडीशनिंग होती है। इसमें कोई एसोसिएशन नहीं होता बिटवीन टू स्टिमुलाई, दो स्टिमुलाई के बीच का कोई वो नहीं होता, और इसमें जो है एसोसिएशन होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का। इसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का नहीं होता, दो स्टिमुलाई के बीच में रिलेशनशिप होता है। इसमें जो होता है रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस के बीच में देखा जाता है। तो ये इनके डिफरेंस थे जो कि ज्यादातर 4 मार्क्स में ही आते हैं, ज्यादा बड़े नहीं आते हैं। तो आपकी कॉग्निटिव लर्निंग आती है। कॉग्निटिव लर्निंग को हम क्या बोलते हैं कि जो थिंकिंग पावर इंक्रीज करे, आपकी रीजनिंग पावर इंक्रीज करे, आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सके कि भी ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों है। तो ये होती है इनसाइटफुल लर्निंग। मतलब इनसाइट का मतलब होता है डीप लर्निंग, किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझना, वो होती है इनसाइट लर्निंग। तो इसमें इसे बोलते हैं गेसेल्ट एंड इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं, एंड ये कोहलर ने दी थी। तो इसमें थ्योरी में क्या है, आप सीधा एक्सपेरिमेंट से समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं आता है लेकिन आ सकता है आपके अभी 5 इयर्स के एग्जाम्स में। ये जो है आई थिंक 1 टाइम आया है, वो भी पूरा कॉग्निटिव को लेके आया है कि पियाजे की और इसकी थ्योरी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इन्होंने एक चिंपैंजी को बंद किया एक बॉक्स में, देन उसके बाद उनके सामने बनाना रख दिए। बनाना रखी जैसे इन्होंने यहाँ पर रखे हैं, बनाना इसके सामने रखे और एक स्टिक अंदर छोड़ दी है कि देखते हैं वो अपना दिमाग लगाता है या नहीं। मतलब इसने सामने रिस्पॉन्स दिया है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि लीवर दबाया और वो खुल के बाहर आ गया। उसको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि उस स्टिक को कैसे यूज करना है। देन उस मंकी ने बार बार देखा, वो बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, उसने सोचा अपने दिमाग में, और इस जो चिंपैंजी का नेम था वो था सुल्तान।
तो सुल्तान ने फिर क्या किया, वो लकड़ी से अपनी तरफ खींचे और वो बनाना उसने रिसीव कर लिया। सेकंड उसने किया कि बनाना को अब और दूर रख दिया उसने, तब उसने कहा कि मैं देखता हूं कि ये चीज मिलती है या नहीं मिलती है। देन सुल्तान ने उससे भी कम टाइम लिया, उसने क्या किया, 2 स्टिक्स को ज्वाइन किया, जो स्टिक उसके केज में थी, और 2 स्टिक को ज्वाइन करने के बाद उसने बनाना को अपनी तरफ खींच लिया। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसने देखा कि मैं सिचुएशन और चेंज करके देखता हूं कि वो अपना दिमाग लगा पाता है या नहीं। उसको एक केज में बंद किया, वहां पर एक बॉक्स रख दिया साइड में और ऊपर बनाना टांग दिया, और वहां पे उस बॉक्स का वो यूज कैसे करता है, तो सुल्तान ने इधर उधर देखा, फिर एकदम उसके दिमाग में जैसे कहते हैं इनसाइट, एकदम डीप थिंकिंग आई कि भाई मैं इस बॉक्स को उसने पिक किया, उसको रखा वहां पर और वो उसी पे चढ़ के उसने बनाना को ले लिया। देन फोर्थ में उसने क्या किया, और भी सिचुएशन चेंज की, उसने दोबारा से चेंज की एक बार कि वो चेक करना चाहता था कि ये जो चिंपैंजी है वो सच में सोच रहा है, थिंकिंग पावर डेवलप कर रहा है। तो उसने बनाना को और ऊपर बांध दिया जब वो हंगरी था, और 2 बॉक्सेस रख दिए वहां पर। तो 2 बॉक्सेस से उसने फिर क्या किया, वो पहले तो बड़ा डिसअपॉइंट हो गया और नीचे बैठ गया, लेकिन जब उसने देखा, इधर उधर देखा और एक और बॉक्स उसे दिखा, तब उसने, चिंपैंजी ने वो बॉक्स को रखा एक के ऊपर एक, और उसको अपना जो रिस्पॉन्स था, जो स्टिमुलस था, वो उसको मिल गया। तो मतलब स्टिमुलस के साथ इसमें रिस्पॉन्स उसको मिल गया। तो इसमें क्या है, 5 कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड है ये, जैसे कि गोल क्या होगा, अगर गोल अचीव करना है तो उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगी, टेंशन आएंगी। ऑब्स्टेकल्स है मतलब रुकावटें हैं, तो टेंशन ऑफ कोर्स बनेगी। तो उस चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सिस्टमेटिक वे में चलाना है, या कैसे रीऑर्गेनाइज करना है। जैसे इसने ऑर्गेनाइज कर लिया था, एक बॉक्स रख लिया था, लेकिन उस एक बॉक्स से उसको नहीं मिला बनाना, वो क्योंकि और ऊपर थे। देन उसने दोबारा से थिंकिंग की, उस जो उसका स्टेप बना हुआ था, स्टेप वाइज वो अपने गोल को अचीव कर पा रहा था, तो उसने रीऑर्गेनाइज किया उस चीज को, मतलब जो सिस्टमेटिक स्टेप्स बने हुए थे उसको रीऑर्गेनाइज किया, तब उसने अपने गोल को अचीव कर लिया। तो ये सब चीजें हैं इसमें कि गोल है, ऑब्स्टेकल्स हैं, टेंशन है। तो इसमें कैसे आएगा कि पहले एक जो गोल दे रखा है उसमें काफी सारी दिक्कतें कर दी, बीच में रुकावटें कर दी, तो टेंशन क्रिएट हो गई है उस माहौल में। तो ऑर्गेनाइज जो उसका पहले तो ऑर्गेनाइजेशन करेगा वो कि भी स्टेप वाइज चलेगा। देन उसके बाद अगली सिचुएशन ऐसी दे दी कि उसमें वो स्टेप काम ही नहीं आ रहा जो पिछला स्टेप था, तो वो उसे रीऑर्गेनाइज करेगा। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो असेंशियल इसकी लर्निंग क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव एज अ होल, मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन थी उसको सीख लिया, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल में सीखा उसने, गोल को क्लियर किया। पावर ऑफ जनरलाइजेशन आ गई इसमें कि क्या चीज सेम है, क्या चीज वो है। सडन सॉल्यूशन मतलब तुरंत उसने सॉल्यूशन पा लिया उस चीज पे। न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट बन गई है। देन ट्रांसफर कैसे करता है, मतलब ट्रांसफर का मतलब है कुछ भी अगर एक सिचुएशन में हमने लर्न किया है वो दूसरी सिचुएशन में भी यूज हो सकता है, या तुरंत आपको कुछ नई चीज भी याद आ सकती है। मतलब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में हम अपनी लर्निंग को वो जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर का मतलब है कि इनसाइट चेंजेस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन डेफिनेटली। ठीक है, ये सब इसके जो थे आपके एसेंशियल लर्निंग के साइन थे। देन इसमें भी कुछ नहीं है, पहले वो एक्सपेरिमेंट अरेंज करेंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देखेंगे, एक्सपेरिमेंट फिर अरेंज करेंगे। वो पहले फंबलिंग करेगा, डरेगा थोड़ा सा, फिर उसमें इनसाइट का बर्थ होएगा, मतलब उसको सीखना समझ आएगा। देन उस चीज को हम रिपीट करेंगे बार बार और यूज नई सिचुएशंस क्रिएट करेंगे उसके लिए, तब उसका एक्सपीरियंस जो है वो पक्का हो जाएगा। तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, क्रिटिसिज्म था कि ये एक चांस की बात है, इनसाइट की बात नहीं है, मतलब ये दिमागी तौर पर स्किल्स नहीं सोचे जा रहे हैं, ये सिर्फ एक चांस की बात है कि उसको डब्बा मिला और उसने ले लिया। उन्होंने कहा ये इनसाइट की थ्योरी जो है वो इनकम्प्लीट है। कईयों ने कहा कि ये प्रोसेस जो है जो कि चिल्ड्रन और उसके बीच का था वो ग्रेट एक्सटेंट मतलब बेस्ड ऑन ट्रायल और इस मेथड के ठीक था, बट लर्निंग जो इनसाइट से है वो पर्टिकुलर नहीं है इसकी। तो ये चीज उन्होंने कही थी। अब इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन, मतलब एजुकेशन में ये थ्योरी जो है क्या फायदा करती है, प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर एज अ होल, द करिकुलम शुड बी इंटीग्रेटेड, स्टडिंग द लर्नर एज अ होल, सेटिंग ऑफ गोल्स, मोटिवेटिंग दी स्टूडेंट्स, डेवलपिंग इनसाइट। मतलब इसमें सारों में ये बताया गया है, ये पॉइंट्स आप अपने आप बना के लिख सकते हैं कि एक मीनिंगफुल लर्निंग हमें देनी है अपने स्टूडेंट्स को, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड करने हैं। ऐसा नहीं है कि उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस को हमने छोड़ देना है, और उनको डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी याद करवाने हैं, ईजी सब्जेक्ट भी याद करवाने हैं, और उनको जो है एक ऐसे कंक्लूजन तक पहुंचाना है कि यस आप अचीव कर सकते हैं इस चीज को, अगर आप इस चीज में हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तो इसमें स्टूडेंट को वो फायदा करेगी ये वाली थ्योरी। तो इस थ्योरी में इतना ही था। आती है कॉग्निटिव लर्निंग, जो कि टॉल्समैन साइन लर्निंग थ्योरी बोली गई थी। ये जो है ये टॉलमैन ने दी थी, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था कि इज अंडर द
परपोसिव साइकोलॉजी। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ही आप एक डॉग को जो है उसके सामने विसल बजाते हैं, क्योंकि उसका खाना जो है आने वाला है, तो वो विसल बजाते ही फटाफट से आएगा और उसका खाना रेडी है, उसको एक क्लू मिल जाएगा विसल बजाते ही कि उसका खाना रेडी है और वो फटाफट से आ जाएगा खाने के लिए। लेकिन अगर डॉग हंग्री नहीं है तो आप चाहे कितनी भी विसल बजाते रहिए, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो उसको अनसुना कर देगा और ना वो खाने के लिए इच्छुक होगा। तो मतलब इसमें क्या है कि एक गोल ओरिएंटेड लर्निंग है कि आपका गोल जो है वो अचीव करने के लिए आपको कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कितना अच्छा जो है मैकेनिज्म आपका फॉलो किया जा रहा है और कितना इजी आपको पाथ दिया जा रहा है ताकि अपना गोल आप अचीव कर सकें। ये सारा है इसमें कि लर्निंग जो होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। लर्निंग को अचीव करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, स्टिमुलस अच्छा चाहिए होता है। एसएस मैकेनिज्म है इसका भी, व्हाट लीड्स टू व्हाट, मतलब कि एसएस मैकेनिज्म का मतलब है स्टिमुलस मैकेनिज्म है कि क्या चाहिए हमें और क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। व्हाट लीड्स टू व्हाट, किससे क्या मिलेगा। तो लर्निंग जो है इसमें शॉर्टेस्ट होती है, इजीएस्ट पाथ होता है ताकि आप गोल अचीव कर सके। कॉग्निटिव एबिलिटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होता है, मतलब स्किलफुल लर्निंग होती है इसमें। अब इसमें एग्जांपल क्या था, जैसे एक मेज बना दिया, मतलब कि एक भूल भुलैया टाइप बोल सकते हैं आप, बना दिया, उसमें हंगरी रैट था, उसको छोड़ दिया गया। तो हंगरी रैट को खुशबू आ रही है कि कोई फूड बॉक्स रखा है बाहर, और वो कैसे चलता गया, वो अपनी रीइंफोर्समेंट मतलब बार बार रिपीट करते करते कि जिस तरफ से निकलने का रास्ता है उस तरफ से चलता गया, जिस तरफ से दरवाजा बंद था उस तरफ से वो नहीं गया और चलता गया उस चीज में। तो इसमें क्या हुआ, उसके जो बिहेवियर था, उसका जो पर्पस था, उसका मतलब गोल अचीव करना उसका पर्पस था, तो वो धीरे 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 उसका इंप्रूव होता रहा जैसे ही इसको रिपीट किया गया इस टास्क को। तो इसमें साइन लर्निंग क्या है, साइन लर्निंग है जैसे फर्स्ट है मोलर। मोलर में जो बिहेवियर है उसका वो पर्पस भी हो सकता है एंड गोल ओरिएंटेड, दोनों होने चाहिए। मैकेनिकल नहीं होता है, स्टीरियोटाइप नहीं होता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में क्या आएगा, हेरिडिटरी है, जैसे नॉलेज है, आपकी एज है, एनवायरमेंट स्टिमुलाई है, जैसे कि एज है। अब हम हर किसी से एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, 3 साल के बच्चे से ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते उसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, तो एज के अकॉर्डिंग भी कोई चीज सीखते हैं बच्चे। तो वो धीरे धीरे लर्निंग जो है उनकी एज के अकॉर्डिंग, हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग और प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। अब पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट बच्चे को लर्न नहीं है, आप चाहे वो इस क्लास का सारा कुछ अच्छी तरह सीख ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसको स्लो स्लो लर्निंग होगी, वो पिछला कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेगा, फिर वो आगे की प्रोसेस को वो कंटिन्यू करेगा। देन कॉग्निटिव मैप होते हैं, एक मेंटल मैप होते हैं, एक ऑर्गेनाइजिंग थॉट होते हैं। मेंटल मैप मतलब कि आपके दिमाग में एक इमेज छप जाती है, इमेज छप जाती है कि भाई हाँ, जैसे कि मुझे किस रास्ते से जाना है। जैसे मान लीजिए अपना स्कूल का पाथ है, या आप मार्केट जा रहे हैं, बच्चे को पार्क लेके जा रहे हैं, बच्चे को भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे इस रास्ते से जाना है, इस तरफ लेफ्ट मुड़ना है, इस तरफ राइट मुड़ना है। तो ये है एक ऑर्गेनाइजिंग थॉट, उनके थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर देता है और एक उनके दिमाग में इमेज बना देता है। प्लेस लर्निंग वही है कि भाई आपको ये पता लग जाए कि भाई अब जैसे चूहे को छोड़ा गया, उसको लेफ्ट एंड राइट दिया गया, एक जगह खाना रख दिया गया कि वो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, वो अपने स्टिमुलस से पता कर लेगा, खुशबू से पता कर लेगा कि उसे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, वो उसकी थिंकिंग पावर होगी। प्रियोर नॉलेज चेंज, मतलब पहले की नॉलेज चेंज हो जाएगी, इसमें नेक्स्ट लेवल की नॉलेज जो है गेन कर लेगा वो। तो ये होती है इसमें। अब इसमें इफेक्टिव अचीवमेंट क्या हुई, जैसे ग्रुप 1 जो बनाया जिसने कि इसमें था, उसमें क्या है, रीइंफोर्समेंट दी उनको एवरी टाइम, मतलब रिवॉर्ड दिया गया हर टाइम में, मतलब चाहे खाना दिया गया, चूहों को हर टाइम में खाना मिला, इसमें रीइंफोर्समेंट दी गई एवरी टाइम। देन सेकंड में क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट दी गई 10 दिनों के बाद। तो इसमें 10 दिनों के बाद दी गई, इसमें रीइंफोर्समेंट दी ही नहीं गई, वो चूहा बाहर भी निकल गया बुलबुलिया से तो उसे दी नहीं गई। तो उन्होंने पाया कि जो ग्रुप 1 था जिसमें रिवॉर्ड्स दिए गए, वो ग्रुप 1 अगले 5 से 7 दिनों में इतना परफेक्ट हो गया कि वो अपने गोल पे जल्दी अचीव करने लग गया, उसमें टाइम नहीं लगाता था, एरर नहीं करता था। इसमें जो है उन्होंने और ज्यादा टाइम लिया, जैसे उन्होंने 5 दिन लिए, इन्होंने 15 दिन लिए। देन नीचे वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो इधर से उधर घूमता ही रहता था, उन्हें पता था कुछ मिलना तो है नहीं। तो इसलिए इसमें यह बताया गया कि रिवॉर्ड्स देने बहुत जरूरी हैं ताकि बच्चे का जो हिडन टैलेंट है, हिडन लर्निंग है, वो भी आगे आ सके। जैसे कि मान लीजिए कि हिडन टैलेंट क्या है, जैसे कि मान लीजिए अब मैं कोई मदर है, अपने बच्चे को वो डेली स्कूल छोड़ने जाती है, एक दिन वो नहीं जा पाई और उसका बच्चा इतना कैपेबल है कि वो उसको अगर ऑटो मिल जाए तो वो उसको पास बता के चला जाएगा। तो वो होती है कि हिडन लर्निंग, की पता था उसे, लेकिन जब तक उसके साथ मदर जा रही थी, एक चीज थी उसके पास, तब तक वो उसको यूज नहीं कर रहा था। जैसे ही आज मदर नहीं गई है तो उसने वो हिडन टैलेंट दिखाया और वो उस चीज को अचीव कर गया। तो ये चीज इसमें बताई गई है जो आपका टॉलमेंस लर्निंग थ्योरी है। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पस, आपको पता होना चाहिए बच्चे को कि पर्पस का इंपॉर्टेंस क्या है। कोई लर्निंग जो है वो वेस्ट नहीं होती है। इंटेलिजेंट टास्क देने चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा देना चाहिए। हर टाइम जो है रिवॉर्ड्स की या रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती एवरी स्टेप पे, कभी कभी उन्हें रिवॉर्ड्स देने चाहिए सो दैट कि उनके एक्सपीरियंसेस बने और एक्सपीरियंसेस से वो लर्निंग सीखते हैं। ये आपके टॉलमेंस साइन लर्निंग थ्योरी में था। आपके
आपकी नेक्स्ट थ्योरी आती है बर्नर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बर्नर्स जो थे वो खुद एक सफरर थे जो बोर्न हुए थे न्यूयॉर्क में 1950 में। उनके साथ बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी उनके चाइल्डहुड में, जो कि जैसे कि करेक्ट हिज विजन, उनके फादर जो हैं वो जब वो 12 ईयर्स के थे तभी डाई हो गए थे। तो ये काफी सारी थी। तो उन्होंने जो जीन पियाजे की थ्योरी थी उस पर काफी इन्फ्लुएंस थे, वो उनको बहुत अच्छी लगती थी, तो उस पर इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो सीखते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है उनका वो मैच्योर होते हैं धीरे धीरे एज के साथ, मतलब अपनी ही थिंकिंग को वो इंप्रूव करते हैं, ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं हर चीज को एज के साथ। तो इन्होंने जो है आगे इसे 3 सेक्शंस में बांटा। एनेक्टिव में एक्शन बेस्ड आती है लर्निंग, जैसे कि बच्चा जो है 3 साल तक का बच्चा वो कैसे सीखता है, वो किसी भी चीज को छू के सीखता है। ये बॉल है, हाँ जी ये बॉल है, ये एप्पल है, ये एप्पल है। तो वो इन्वॉल्व होता है उस चीज में, मतलब छूता है उस चीज को, देख के सीखता है और पकड़ के सीखता है कि भाई हाँ ये चीज ये है। देन आती है आइकॉनिक। आइकॉनिक मतलब इमेजेस के थ्रू सीखता है, आइकन्स के थ्रू सीखता है। फर्स्ट में अगर उसको इमेजेस दे दी जाएंगी तो उसको ओरिजिनल समझेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा, उसको तो एक पेज लगेगा जिसको वो फाड़ देगा। लेकिन अगर उसे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा तो वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसे कि आप छू सके, टच कर सकें। तो वो 3 साल तक होती है एनेक्टिव, मतलब एक्शन बेस्ड लर्निंग की जिसको छू के लर्न किया जाए। ये होती है आइकॉनिक। आइकॉनिक मतलब कि इमेज से सीखा जाए, जैसे बच्चे की बुक में कोई भी अब डायग्राम्स आ रहे हैं उन चीजों से वो सीखे, तो 3 to 7 ईयर्स में वो उन चीजों से सीख सकता है। देन आती है सिंबॉलिक, मतलब ये एज के हिसाब से कैसे थिंकिंग पावर राइज हो रही है, वो बर्नर्स की थ्योरी है कि डिस्कवरी कैसे कर रहा है बच्चा, अपने एक्सपीरियंस से कैसे सीख रहा है। तो होती है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में एब्स्ट्रैक्ट आती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जैसे जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते हैं, जो चीज सिर्फ एक ख्याल में होती है और हम महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं उसे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। मतलब 8 साल से बड़े बच्चे इस तरह से सीख सकते हैं, जैसे रिसर्च वर्क से सीख सकते हैं, नेट के थ्रू कोई दिख के, उनको पर्टिकुलर बुक भी नहीं चाहिए, वो नेट के थ्रू सर्च करें और अपना सीखें उस चीज से। इस चीज के भी थोड़े डीमेरिट्स थे कि इसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि एज के अकॉर्डिंग चलती है। ये फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब बच्चा वो डिस्कवर नहीं कर पाता कोई नई चीज, तो बच्चे को फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। बच्चा कई बार इसमें जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो सर्च कर रहा है, बुक्स में लिखी हुई नहीं है, तो इस एज में हो सकता है वो रॉन्ग वे पे भी जा सकता है कि वो गलत चीज को उसका कॉन्सेप्ट बना ले। है मोरालिटी। देखिए मोरालिटी क्या होती है, जब हम बीच में जो है डिफरेंस कर पाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है अपने एथिक्स के लिए, उसे कहते हैं मोरालिटी। कि भाई अपनी चीज़ों को हम समझ पाए, हमारा क्या कर्तव्य है और हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है। चाइल्ड जब बोर्न होता है तब उसके पास कोई मोरालिटी नहीं होती है क्योंकि उसको नहीं पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमारे लिए ठीक है क्या नहीं है। तो ये धीरे धीरे हम जैसे सीखते हैं, चलते जाते हैं, उस टाइप से हमें मिलती है। एडिकेट्स भी कई बार जो होती है मोरालिटी का पार्ट माने जाते हैं। तब आती है, अब आते हैं एक्सपेक्ट्स जो होते हैं। मोरल बिहेवियर, हमारा जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये देखें कि ये चीज़ सही है ये गलत है। देन मोरल फीलिंग, हमारी खुद की डेवलपमेंट के हिसाब से हम देखें कि भाई हम इस चीज़ के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा हम इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वो होती है आपकी मोरल फीलिंग। देन जजमेंट, कि हम उसके बारे में कितना जज कर पा रहे हैं उस चीज़ को, कितना उस चीज़ को उसका रिजल्ट निकाल पा रहे हैं कि वो चीज़ ठीक है नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो होती है जजमेंट। देन उसके बाद होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, हेट्रोनोमस एंड ऑटोनोमस। हेट्रोनोमस में आपका क्या आता है, इसमें जो मोरालिटी होती है वो आपकी एक तो फर्स्ट स्टेज आती है मोरल रियलिज्म। रियलिज्म मतलब कि रियलिस्टिक चीज़ों पे बिल्कुल क्लियर होता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस चीज़ को हम जज कर पाएं कि भाई ये चीज़ हमें करनी है ये चीज़ हमें नहीं करनी है, तो होती है रियलिज्म। देन आती है रेसिप्रोकेटिंग, कि भाई जो चीज़ हमें पता है ना कि ये चीज़ ठीक है वो चेंज भी हो सकती है, एथिक्स के अनुसार या एनवायरनमेंट के अनुसार वो चीज़ चेंज भी हो सकती है। जो चीज़ अभी तक हाँ थी वो नो भी हो सकती है, नेगोशिएट करने की जरूरत है उसमें सिर्फ। देन थर्ड आती है मैच्योर एडल्ट थिंकिंग। मैच्योर एडल्ट थिंकिंग की मतलब एज के साथ साथ हमें जैसे जैसे और कॉम्प्लेक्सिटी और चीज़ें मिलती जाती हैं तो हमारी थिंकिंग जो है वो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देन ऑटोनोमस में क्या आता है, ऑटोनोमस में आता है कि जैसे 6 से 7 साल के जो बच्चे हैं उनके पास इतनी डेवलपमेंट हो जाती है उनके ब्रेन की कि वो अपनी थिंकिंग सोच सकें। चाइल्ड जो होता है सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता इस टाइम, और वो अपनी थिंकिंग को जो है स्टार्ट कर मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना, रीजनिंग लगाना वो शुरू कर देता है इस चीज़ में। तो ये क्या होती है, क्रिएटिविटी एंड सिलेक्टिविटी, की भी हमें किस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट कोऑपरेशन कैसे मिलेगी, तो होती है ऑटोनोमस मोरालिटी। इसी में आती है कॉल्सबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कॉल्सबर्ग की थ्योरी इस पे डिपेंड करती है कि जैसे मान लीजिए कई बार हमारे बड़ी दुविधा आ जाती है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, मुझे मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि मान लीजिए कभी आपको एग्जाम देने जाना है और या फिर आपके घर में तबीयत खराब हो गई है या आपकी खुद की तबीयत खराब हो गई, आप जाएँ या ना जाएँ, ये एक सिचुएशन आ गई है कि भाई जिसको आप हाँ और ना में अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, असमंजस की स्थिति बोलते हैं जिसे। तो इसमें एक हेंज की थ्योरी बहुत फेमस है जिसमें क्या हुआ था कि हेंज एक
व्यक्ति था जिनकी वाइफ को जो है बहुत डेडली सी डिजीज हो गई थी, और उसमें क्या था कि उन्हें वो दवाई चाहिए ही चाहिए थी, लेकिन वो दवाई किसी एक ऐसे केमिस्ट के पास थी जिसने उसका मतलब कहते हैं इजाद किया था टाइप ऑफ, तो वो उस दवाई को जो है 10 गुना ज्यादा रेट पे दे रहा था और हैंस के पास इतने पैसे नहीं थे। तो अब उसके पास दो सिचुएशन, या तो वो चोरी करे या फिर अपनी वाइफ को मरने के लिए छोड़ दे। ये दो सिचुएशन उसके लिए बड़ी डायलेमा की सिचुएशन है। और इसमें देखिए, अगर मान लीजिए वो चोरी करता है और फिर भी उसकी वाइफ नहीं बची तो भी उसके लिए वो अपराध है। अगर उसकी वाइफ जो है वो चोरी नहीं करता और उसकी वाइफ मर गई तो उसके अंदर खुद को अंदर गिल्ट रहेगी पूरी उम्र के लिए। और अगर वो चोरी करके ले जाता है और उसकी वाइफ मर गई है और फिर भी उसे जो है जेल जाना पड़ रहा है, या फिर उसको ये कह के छोड़ दिया जाता है सिंपैथी से कि भाई नहीं आपको नहीं मिलेगा, तो दूसरों के लिए गलत मोरल एस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई नहीं, अगर इसने चोरी की थी इसको जेल नहीं भेजा गया तो हमें भी नहीं भेजा जाएगा, तो लोग उस चीज से ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। तो ये होती है डायलेमा की सिचुएशन। कॉलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी को 3 लेवल्स में बांटा है। अभी उन लेवल्स को हम डिटेल में समझते हैं। आती है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या होता है, इसमें बच्चे जो है उनकी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है कि मतलब चीजों को छू के फिर सीखते हैं, फिर उनकी रीजनिंग बनती है कि भाई हाँ ये चीज मुझे खुश कर सकती है, ये चीज मुझे दुखी कर सकती है। तो इसमें क्या है, मतलब जैसा वो देखेंगे वो महसूस करेंगे। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की एंड रिवार्ड एंड पनिशमेंट की इसमें क्या होती है, गुड एंड बैड डिपेंड करता है कि उनके साथ कैसे फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। मतलब मान लीजिए कोई आज अच्छा काम करके गया है तो उसे रिवॉर्ड मिला है, उसे एक चॉकलेट मिली है। कोई आज होमवर्क नहीं करके गया है तो उसे पनिशमेंट मिली है कि उसे मुर्गा बना दिया बाहर। तो वो क्या होती है कि पनिशमेंट के डर से कि भाई कल मैम ने मुझे बाहर मुर्गा बनाया था या मुझे स्लैप किया था, इसके कारण वो डर के कारण अपना जो है काम करना स्टार्ट कर देता है, ओबीडियंट हो जाता है ताकि उसको रिवॉर्ड मिले और पनिशमेंट से वो बच जाए। सेकेंड आती है एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ ईगो एंड सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, कि भाई इसमें उसे खुद को जो है वो इंटरेस्ट आने लग गया है कि भाई नहीं मुझे ये करना है, किसी और के लिए नहीं, मुझे अपने लिए करना है। मेरी खुद की जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे को अपने लिए काम करना है। यस, कि मेरे को कि उसको जो ठीक लगेगा, जो अच्छा लगेगा वो अपने लिए करेगा। उसको ये मतलब नहीं है कि वो कितना रियल है वो उस चीज से मतलब नहीं है। व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि भाई इस चीज में मेरे लिए क्या फायदा है, वो चीज देखेगा। नेक्स्ट आपकी आती है कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल लेवल में क्या है, इसमें बच्चा जो है प्राइमरी लेवल से निकल के एक एलिमेंट्री स्कूल में आ गया है। इसमें वो क्या है कि अपनी स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन है, ये पहली इसकी स्टेज का नाम है स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन। मतलब गुड बॉय है, गुड गर्ल है, सब कुछ उसके लिए अच्छा ही अच्छा है, तो वो चीज उसमें देखता है कि भाई ये इस स्टेज में आती है। देन है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। देखिए इसमें जो है वो खुद एफर्ट्स करता है जानने के लिए, दूसरों की फीलिंग को, दूसरों की हेल्प करने के लिए, सिंपैथी की भावना आ जाती है उसमें। मतलब सोशली, मतलब अपने आसपास के पीयर ग्रुप के या सोशल ग्रुप के बंदों को जो है वो हेल्प करने की कोशिश करता है कि मैं उनको किस तरह से जो है हेल्प कर सकता हूं। स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति रहती है। देन पोस्ट कन्वेंशनल आपकी आती है, जिसमें कि बच्चा अब एडल्ट हो चुका है और उसको जो है थिंकिंग पावर उसकी बढ़ गई है और उसको रूल समझ आने लग गए हैं, उसको अपनी ड्यूटीज समझ आने लगी है। तो इसमें पहली स्टेज आती है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पहले वो क्या सोचता था कि मेरे लिए क्या चीज ठीक है, अब वो सोचता है कि सोसाइटी के लिए क्या चीज अच्छी है, मुझे उस चीज को फॉलो करना है। स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो सबके लिए अच्छा हो, यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब जो सबके लिए अच्छा हो और सोशल एंड गवर्नमेंट के रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चले, मतलब वो एथिक्स के हिसाब से चले कि ये चीज ठीक है, लॉ के हिसाब से गलत है, उस चीज को फॉलो करके चले, तो वो आपकी आती है पोस्ट कन्वेंशनल में। प्री कन्वेंशनल वो होता है जहां छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं। कन्वेंशनल वो होता है जहां के आपके एलिमेंट्री बच्चे होते हैं, जैसे कि आपके 5 से आप 9 साल तक के बच्चे कह सकते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल में वो जो होते हैं जहां एडल्ट बच्चे आ जाते हैं, जो कि आपके 11 के बाद के बच्चे होते हैं, उन्हें आप पोस्ट कन्वेंशनल में कह सकते हैं। तो इनको इस टाइम में सिर्फ डर लगता है कि मुझे सजा ना मिले, इसलिए मैं अपना काम करके जाऊं। इसमें क्या होता है, ये अच्छे जो है वो बनाना चाहते हैं कि अपनी खुद की रिस्पेक्ट अप्रिशिएशन मिले मुझे, इसलिए ये अच्छा काम करने की सोचते हैं ताकि इनको रिवॉर्ड्स मिलते रहें। इसमें क्या होता है, ये सोसाइटी के हिसाब से सोचते हैं, लॉज के हिसाब से सोचते हैं कि हमारे देश क्या कहता है, हमारी सोसाइटी कैसे खुश रह सकती है, कैसे सबके लिए मतलब सोचना, वो होती है पोस्ट कन्वेंशनल में। ये भी है कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या होता है कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय लर्नर, जो कि एक एक्टिव लर्निंग स्टेज में है, वो नॉलेज कैसे ग्रहण कर रहा है, कैसे पा रहा है, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। मैं आसान वर्ड्स में इसे बता देती हूँ कि नॉलेज जो होते हैं वो फिजिकली कंस्ट्रक्टेड भी होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे बॉल देके बताया जाएगा इट्स अ बॉल, उसे एप्पल देके बताया जाएगा कि ये एप्पल है। सिंबॉलिकली भी हो सकती है, जैसे कि उसको सिंबल्स के थ्रू बताया जा रहा है, बोल के बताया जा रहा है कि भाई माउथ की शेप से बताया जा रहा है कि भाई पापा आप ऐसे बोलिए, तो सिंबल्स के थ्रू भी उसे
लर्न करवाया जा रहा है, तो वो होती है सिंबॉलिकल। देन सोशल कंस्ट्रक्टेड की भाई वो पार्क में जा रहा है, वो अपने फ्रेंड्स बना रहा है, उनसे क्या सीख रहा है, दैट इज नॉलेज, मतलब सोशल कंस्ट्रक्टेड। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये लर्निंग कंस्ट्रक्टेड होती है, लर्निंग एक्टिव होती है, लर्निंग रिफ्लेक्टिव होती है, इंक्वायरी बेस्ड होती है, इवॉल्विंग होती है, और कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे से सीख सकते हैं, इवॉल्व मतलब उसके अंदर खुद इवॉल्व हो सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं मतलब उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, एक्टिव होती है, एंड कंस्ट्रक्टिव होती है कि हम उसे कर सकते हैं। तो इनके बीच में का डिफरेंस आता है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम कैसे होते थे और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम्स कैसे होते हैं। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होते थे वो मतलब पूरा करिकुलम एक साथ लेके चलते थे। इसमें क्या होता है, इसमें बिग कंसेप्ट होते हैं, काफी सारे अलग अलग टाइप के कंसेप्ट बनाए जाते हैं। इसका एक स्टिक रूल होता था कि भाई आपको यही करिकुलम फिक्स है, यही आपको फॉलो करना है। इसमें जो है स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंटरेस्ट किया जाता है क्लास में, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। मटेरियल जो होता है उसमें प्राइमरी जो मटेरियल होता है टेक्स्ट बुक होती थी या वर्कबुक होती थी। इसमें जो मटेरियल होता है वो मैनिपुलेटिव होता है, मटेरियल्स लिए जाते हैं, मैनिपुलेशन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक कोई माना जा रहा है, अदर चीजों से भी हम रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। लर्निंग जो होती है वो रिपीटेशन के बेस पे होती है कि भाई एक चैप्टर करवाए, इसी को रिपीट करते रहो, यही तुम्हारा चैप्टर 1 पक्का हो जाएगा। इसमें इंटरेक्टिव होती है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी अलग अलग जगह से हम रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी टेक्स्ट बुक ही पढ़नी है। इसमें नॉलेज जो होती है इनर्ट होती है, इसमें जो होती है डायनामिक होती है, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है एक्सपीरियंसेस के साथ में। इसमें स्टूडेंट जो है वो पैसिव रोल प्ले करता है, इसमें जो है दोनों इंटरेक्टिव रोल प्ले करते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो है इसमें अकेला काम करता है, इसमें जो है ग्रुप्स में भी काम कर सकता है। इसमें टीचर जो होती है, टीचर रोल इज डायरेक्टिव रूटेड इन अथॉरिटी, अथॉरिटी से ही डायरेक्ट मतलब उसको जो जैसी इंस्ट्रक्शंस मिलती है वो फॉलो करनी होती है। इसमें टीचर का रोल जो होता है इंटरेक्टिव होता है, नेगोशिएट कर सकते हैं आप इंस्टीट्यूशन में जाके कि भाई नहीं सर मेरे बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही या इस तरह से नहीं है, तो क्या आज मैं उन्हें बाहर ले जाके समझा सकती हूँ एनवायरमेंट के थ्रू दिखा के, या आज मैं लैब में ले जाके समझा सकती हूँ, लाइब्रेरी में समझा सकती हूँ। तो इसमें मतलब नेगोशिएबल होता है। इसमें असेसमेंट जो होते हैं वो सिर्फ टेस्ट फॉर्म में होते हैं कि आपके पेपर होंगे, उससे आपको पता लग जाएगा क्या रिजल्ट है। इसमें जो है आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, आपके ऑब्जर्वेशन देखी जाती हैं, आप अपनी क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं असेसमेंट में, मतलब आपकी इवेल्युएशन स्टेज में। ये एंशिएंट अप्रोच है, मतलब बहुत पुरानी है। ये मॉडर्न अप्रोच है। ये टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है, जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही करा जाएगा। ये टेक्निकल है, इसमें हम गूगल के थ्रू देख सकते हैं, इसमें हम रिसर्च पेपर्स के थ्रू देख सकते हैं, तो काफी सारी चीजें होती है। ये टीचर ओरिएंटेड होती है, टीचर इसको जैसा चलाएगी क्लास को, ट्रेडिशनल वे में क्लासरूम वैसे ही चलता था। अब ये है स्टूडेंट ओरिएंटेड कि स्टूडेंट जैसा चाहेंगे उनको देखने के हिसाब से ही आपके लेसन प्लान बनेंगे, करिकुलम बनेगा। तो ये इसके बीच में डिफरेंस था जो बहुत ही छोटे वे में मैंने आपको समझा दिया, और ये आप आराम से लिख सकते हैं।